हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में जाना शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक समझा है। और शिक्षा के बाद ही हमने शिक्षण के बारे में बहुत अच्छे से जाना, शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, है ना। इसके बाद ही हमने शिक्षण अवधारणाओं को देखा, संपूर्ण कॉन्सेप्ट बेस। अब इसके बाद हम शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, है ना। तो क्या है आज का हमारा विषय? शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। ठीक, तो आज का हमारा विषय है शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। सबसे पहले हम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है शिक्षण को हमने जब अपनी पिछली क्लासों में देखा, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है वह एक व्यक्ति द्वारा, ये हम पहले देख चुके हैं, शिक्षण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने या निर्देश देने की प्रक्रिया माना गया है। ठीक, शिक्षण क्या माना गया है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, शिक्षण में जो एक व्यक्ति है वह कौन है जो ज्ञान प्रदान करता है? औपचारिक रूप से देखते हैं हम तो क्या होता है, वो शिक्षक। ठीक, और यहाँ जो दूसरा व्यक्ति होता है ज्ञान अर्जन करने वाला, वो कौन होता है? हमारा शिक्षार्थी। ठीक ठीक, ये क्या है? देने वाला, ज्ञान देने वाला, यह कौन हो गया? प्राप्त करने वाला। ठीक, प्राप्त करता। अब दूसरा क्या है, शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जब हम जानेंगे तो इसके मुख्य बिंदु को हम देखते हैं। शिक्षण विशेषताएं। तो शिक्षण विशेषता क्या है? ठीक, तो शिक्षण विशेषताओं में सबसे पहले फर्स्ट शिक्षण की जो विशेषता है वो क्या है? शिक्षण यह एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ठीक, यह क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण दिशा। शिक्षण जो है विशेषताओं में जानेंगे क्या है? उद्देश्यपूर्ण दिशा। शिक्षण जो है वह एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, जब वह शिक्षक छात्रों में शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है तो वो निश्चित विषय वस्तु को या ज्ञान को लेकर चलता है, जिसके माध्यम से उसका यह उद्देश्य होता है कि यह अब इस विषय वस्तु के बारे में शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करना है, जिससे उसके व्यावहारिक जीवन में बदलाव आए। ठीक, तो क्या है, यह एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। उद्देश्यपूर्ण दिशा है। तो शिक्षण क्या होगा? पहली विशेषताओं में क्या आ गया हमारा? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ठीक, अब नेक्स्ट विशेषता देखेंगे। अब शिक्षण जो चलता है, शिक्षण औपचारिक रूप से जब चलता है, जो हम जान चुके औपचारिक अनौपचारिक रूप को, तो शिक्षण क्या है? जब शिक्षण चलता है तो शिक्षण में क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया होती है। शिक्षण में क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिक्षण पूर्ण होता है। ठीक, तो शिक्षण ये इसमें एक क्या है? निश्चित प्रक्रिया होती है। शिक्षण में क्या है? निश्चित प्रक्रिया होती है। ठीक, अब दूसरा क्या है? शिक्षण जो है, शिक्षण में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक क्या होती है? पारंपरिक पद्धतियों में जैसे हम देखेंगे वैदिक काल में या प्राचीन समय से जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उस समय में, तो वह क्या है, उसे हम पारंपरिक बोलते हैं। जिसमें क्या है कि गुरुकुलों में गुरुजी द्वारा अपने शिष्यों को जो शिक्षा प्रदान की जाती थी अपने आश्रम में या मठों में बैठाकर, तो वो क्या है, वो उस पारंपरिक शिक्षा के रूप में जो अभी तक उसी बेस पर चलती है, उसे हम पारंपरिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। और अभी जो वर्तमान में शिक्षा प्रचलित है कि जो जैसे गैर पारंपरिक शिक्षण में रखा गया है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा हो गई और बाकी पीपीटी के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा हो रही है वो क्या है, अभी गैर पारंपरिक शिक्षा के रूप में, जैसे हम जानते हैं जो आधुनिक रूप में उभर के शिक्षण प्रक्रिया आ रही है उसे। ठीक, तो इसमें क्या है, शिक्षण पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक
पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या चलता है? पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक पद्धति द्वारा शिक्षण प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब जिसको हमने जाना है पारंपरिक क्या है और गैर पारंपरिक क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? निश्चित पाठ्यक्रम होता है। अब क्या है, जब शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करेगा तो किसका ज्ञान प्रदान करेगा? ठीक है ना, तो इसके लिए पहले से निश्चित पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं जिनका ज्ञान शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाना होता है। ठीक, और इसी ज्ञान को प्रदान करने को का एक शिक्षक का एक उद्देश्य होता है। ठीक, और दूसरा क्या है? निश्चित पाठ्यक्रम होगा तभी वह अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाएगा ना। ठीक है ना, तो क्या है हमारा, क्या होगा यहाँ? एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जरूर होता है। ठीक, निश्चित पाठ्यक्रम जरूर होता है। तो ये हमारी चौथी अवधारणा हो गई। पांचवी अवधारणा के रूप में हम देखेंगे शिक्षण क्या है। शिक्षण में कई सारी शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षण विधियों निश्चित, इसमें निश्चित शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, शिक्षण में जब कुछ निश्चित विधियों है ना और प्रविधियों का जब प्रयोग होता है तो उससे क्या है, शिक्षण प्रक्रिया आसान और सरल हो जाती है, जिससे क्या है शिक्षार्थी को बहुत ही आसानी से सुगमता, सरलता और शुद्धता से समझ में विषय वस्तु को आता है। ठीक है, तो क्या है, जब इसमें निश्चित शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ होंगी तो जिनके माध्यम से शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करेगा, तो जिससे क्या होगा, शिक्षार्थी को सीखने और समझने में बहुत आसानी फील होगी, अब महसूस करेगा और उससे क्या बहुत आसानी से वह सीखेगा। अब इसमें नेक्स्ट विशेषता क्या है? नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि इसमें शैक्षिक संस्थान का होना, शैक्षिक संस्थान का होना जरूरी होता है। ठीक है, क्या है, जब शिक्षण प्रक्रिया जो चलती है तो इसमें क्या है, शैक्षिक संस्थान का होना जरूरी होता है, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षार्थी को औपचारिक रूप से ज्ञान प्रदान तभी कर पाता है जब वह एक शैक्षिक संस्थान के माध्यम से, या ना, तो क्या है कि ये उसका एक मेन पॉइंट, ये एक स्थान होता है जिसे हम शैक्षिक संस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने अभी क्या है विशेषताओं के बारे में समझा। अब शिक्षण की हम प्रकृति को देखेंगे। अब प्रकृति के बारे में जाने, शिक्षण की प्रकृति क्या क्या है। ठीक, अभी तक हमारी जो 3 क्लास हुई हैं उनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से आने वाले टॉपिकों को समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है ना। और अगर उन्हें नहीं देखा तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा समय बाद समझ में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक, अब इसकी शिक्षण की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है? ये क्या हो, शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण की प्रकृति में क्या है, तो शिक्षण को हम जो है प्रकृति के रूप में शिक्षण की प्रकृति में जब जानेंगे तो वह क्या, शिक्षण क्या है, यह सामान्यतः 2 ध्रुवीय प्रक्रिया मानी गई है ना। क्या है, ये 2 ध्रुवीय प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें शिक्षक मोटे तौर पर देखें तो यह क्या 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षण क्या है, 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक कौन होता है, शिक्षक, और दूसरा होता है शिक्षार्थी। अब इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी ज्ञान प्रदान करता है, दूसरा क्या है, 2 ध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है, इसे मोटे तौर पर हम देखें तो यह स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर के रूप में जानते हैं इसको, और इसको आश्रित
यह क्या होता है शिक्षक? आश्रित चर होता है। ठीक है। अब स्वतंत्र चर किसे बोला जाता है? जिसको स्वतंत्रता होती है, ठीक है, किसी कार्य करने में स्वतंत्रता होती है, वह किसी के बंधन में नहीं रहता, तो यह क्या है? शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में इसको हम जानते हैं। और आश्रित चर जो शिक्षक पर निर्भर रहता है उसे हम आश्रित चर बोलते हैं, आश्रित चर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आश्रित जो है किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर। और शिक्षक क्या? स्वतंत्र है। ठीक है। सिखाने के लिए, किसी विषय वस्तु को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक शिक्षार्थी के लिए वह क्या? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और दूसरा क्या है? शिक्षार्थी क्या है? ज्ञान अर्जन करने के लिए शिक्षक पर आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित चर के रूप में जाना जाता है। ठीक। तो ये क्या है? शिक्षण जो है वह दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, दो ध्रुवीय, जिसमें शिक्षक स्वतंत्र चर और शिक्षार्थी क्या है? आश्रित चर है। अब बिना शिक्षक और शिक्षार्थी के शिक्षण प्रक्रिया का होना असंभव है। ठीक। तो ये क्या है? हमारी हमने पहले तत्व को जाना प्रकृति के शिक्षण की प्रकृति के रूप में। ठीक है। अब दूसरा क्या है? अब शिक्षण प्रक्रिया को रायबर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने त्रिध्रुवीय माना है। ठीक। मोटे तौर पर हमने जाना दो ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है। और रायबर्न नामक कौन ने? किसने? रायबर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण को क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या का होना जरूरी बताया है। ठीक। तो रायबर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, क्या माना है कि शिक्षण जो है वह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठ्यचर्या का होना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष अवश्य होते हैं। ब्लूम के अनुसार क्या है? शिक्षण में तीन पक्ष अवश्य होते हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण में क्या है? तीन पक्ष अवश्य होते हैं। ब्लूम ने क्या कहा है कि शिक्षण में जो है तीन पक्ष अवश्य होते हैं, जिसमें पहला होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा सीखने के अनुभव, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। यह क्या है? ब्लूम ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बोला कि शिक्षण जो है शिक्षण में जो है तीन पक्ष अवश्य होते हैं। उनमें क्या? शिक्षण उद्देश्य है ना, शिक्षण उद्देश्य, दूसरा शिक्षण के सीखने के अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन। ठीक। ये किसने कहा है? ब्लूम ने। ठीक। अब ब्लूम के बाद जो है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या? शिक्षक शिक्षार्थी का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा पाठ्यक्रम का होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी मात्र होने से ही शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक। तो इसके लिए क्या चाहिए? पाठ्यक्रम, जिसका ज्ञान शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रदान करना है और जिस पाठ्यक्रम की प्रकृति को शिक्षार्थी के व्यवहारिक रूप में लाना है। ठीक। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक के अंदर यहाँ रुचि, ठीक है, विषय वस्तु को पढ़ाने की रुचि होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या? शिक्षार्थी को उद्देश्य पूर्ति की, शिक्षार्थी के अंदर जो है शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
पूर्ति की इच्छा होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति की इच्छा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या है, अधिगम परिणाम की प्रकृति। पाठ्यक्रम में जब अधिगम परिणाम की प्रकृति होगी, है ना, यानी कि बच्चा जो सीख रहा है उसका परिणाम क्या है, इसकी प्रकृति का होना पाठ्यक्रम में जरूरी है ना, तो तभी वह क्या शिक्षार्थी के लिए उपयोगी है ना। तो शिक्षक द्वारा यह क्या है, जब शिक्षण प्रक्रिया चलेगी तो वह एक उद्देश्य पूर्ण होगी और इसमें क्या है, सार्थकता रहेगी। ठीक है, अधिगम परिणाम की प्रकृति के अनुसार। ठीक, अब शिक्षण को जो है शिक्षण को क्या है, एक कला मानते हैं। ठीक है, शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक कला है। अब शिक्षण कला कैसे है, तो क्या है, शिक्षक द्वारा जब पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो वह क्या उसके व्यवहारिक रूप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें क्या है कि शिक्षक अपने खुद के अनुभव या व्यवहारिक रूप से शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें वह कई सारी एक्टिविटियां उसकी शामिल होती हैं, तो वह क्या उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। अब शिक्षण क्या है, शिक्षण एक विज्ञान भी है। ठीक, शिक्षण एक विज्ञान है। अब ऐसा तो है नहीं है कि शिक्षक जब अपने व्यवहार, है ना, व्यवहार या अपने अनुभव को शिक्षार्थी को प्रदान करता है या उस चीज़ के माध्यम से वह शिक्षण करवाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वह बगैर किसी भी विषय वस्तु को या जो संबंधित ना हो तो उसको समझाए। इसमें क्या है, शिक्षक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है। अब पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में क्या है, व्यवस्थित ज्ञान होता है जो किस पे आधारित, विज्ञान पे आधारित होता है। ठीक है, निश्चित नियोजन और मूल्यांकन आदि इसमें सब शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षण को एक कला विज्ञान भी माना गया है जो कि तथ्यों पर आधारित होता है, नियमबद्ध तथ्यों पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम क्या है, नियमबद्ध तथ्यों पर आधारित है। ठीक, इसलिए यह क्या विज्ञान है, और जिन नियमबद्ध तथ्यों को शिक्षक द्वारा अपने व्यवहारिक रूप से छात्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है तो वह क्या हो गया, कला हो गया। ठीक, तो शिक्षण क्या हो गया, कला है, और शिक्षण एक विज्ञान है। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। क्या हो गया, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण जो है कला भी है और विज्ञान भी है। वह शिक्षक द्वारा अपने व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत करना और जिसके माध्यम से क्रमबद्ध ज्ञान का या पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान प्रदान करने के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना। तो क्या है, यहाँ क्या है कि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम तथ्यों पर आधारित विषय वस्तु है उसको प्रदान करने के लिए अपने व्यवहारिक रूप से यानी कलात्मक पक्ष से छात्रों को प्रदान कर रहा है। तो क्या है, यहाँ कला भी है और विज्ञान भी है। क्या है, शिक्षण एक कला है और शिक्षण विज्ञान भी है। ठीक, यहाँ पर एलन गेज ने शिक्षण को, एलन गेज ने शिक्षण को कला एवं विज्ञान दोनों माना है। ठीक, अभी तक की हमारी ये चौथी क्लास में एलन गेज की यह है तीसरी परिभाषा अभी तक हमें देखने को मिली है ना। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, शिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, और शिक्षण के कला और विज्ञान के पक्ष में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें से इन्होंने शिक्षण को कला एवं विज्ञान दोनों माना है। ठीक, अब शिक्षण जो है एक गतिशील सामाजिक मानवीय
सामाजिक मानवीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शिक्षण किस पर निर्भर करता है? शिक्षण जो है गतिशील सामाजिक मानवीय परिवेश सामाजिक और मानवीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उसी के अनुरूप शिक्षण चलता है। यह पूर्णतः क्या सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया शिक्षण क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक।